सब्जेक्ट है हमारा बीएड कोर्स टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के बारे में, हमने बात की थी कि अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, अर्थशास्त्र शिक्षण के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और एम्स क्या क्या रहेंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। देखिए अर्थशास्त्र शिक्षण के बारे में अब क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य की बात करते हैं। लक्ष्य क्या है, एम्स लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे उद्देश्य हैं। लेकिन देखिए कोई भी काम जब भी हमने करना है, सफलतापूर्वक करना है, तो उससे पहले हम लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं कि पहले हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमारा क्या लक्ष्य रहेगा। फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग फुलफिल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लक्ष्य तक पहुंचने का पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने निर्धारित किए हैं उनके बारे में बात देखते हैं, उनको पूरा करते हैं, देन एट द एंड हम लोग लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो इसी तरह शिक्षा के कुछ निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं जिन पर विभिन्न निश्चित रूप से एक प्लानिंग सिस्टम से हमें कार्य करना होता है ताकि निर्धारित लक्ष्य की हम लोग प्राप्ति कर सकें, या यूँ कहिए कि सिस्टमैटिकली हम चलकर अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। कुछ लक्ष्य हमारे होते हैं जर्नल, कुछ होते हैं हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ है जर्नल ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब क्या है, शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका केंद्र बिंदु मानव है और लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और लक्ष्य और आदर्शों से हम दिशा प्राप्त करते हैं। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करना शायद सबसे आवश्यक दार्शनिक है और उससे भी जटिल है उसके समूह से प्रस्तुत करना। मानव समाज के लक्ष्य और इन मानव समाज में कुछ लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज और व्यक्तिगत जीवन के आधारभूत आदर्श निश्चित स्थापित करता है। अब हम बात करते हैं लक्ष्य और विशिष्ट दोनों में, लक्ष्य और विशिष्ट उद्देश्य दोनों में कुछ अंतर होता है। कुछ है हमारे स्पेसिफिक एम्स ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्य जो है वो आदर्शात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। विशिष्ट से हमारा अभिप्राय क्या है, सामान्य की अपेक्षा विशिष्ट उद्देश्यों को सामान्य की अपेक्षा प्राप्त करना अधिक सरल होता है और उनको प्रयास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है जी। अब क्या रहेंगे, विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं और स्थितियों के अनुसार उत्पन्न होते रहते हैं और विशिष्ट जो है समय की आवश्यकता के अनुसार निरंतर बदलते चले जाते हैं। सामान्य क्या है, प्रकृति में जो सार्वभौमिक है उसे सार्वभौमिक उद्देश्य कहा जाता है। मान्यता प्राप्त की जाती है, सभी मान्य भी होते हैं। और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम साइंटिफिक ह्यूमनिस्टिक यानी कि वैज्ञानिक मानवतावाद, तर्क शक्ति का विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना और संवेगात्मक विकास, शारीरिक और मानसिक विकास, इन सभी को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। वास्तविक लक्ष्यों को सामान्य और आदर्शात्मक व प्रमुख रूप से पर्याप्त मात्रा में पहुंच से बाहर होना प्राप्त करती हैं। यानी कि वास्तविक लक्ष्यों को सामान्य, आदर्शात्मक और प्रमुख रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या है, कुछ उद्देश्य हमारे निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, समाज के द्वारा मान्यता, शिक्षा की प्राप्ति की संभवता और विद्यालयों के द्वारा प्राप्त करना। समाज के द्वारा मान्यता, शिक्षा के द्वारा और विद्यालयों के द्वारा गृहता। अब हम बात करते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या है और किस तरह से रहेंगे। ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहारिक जीवन विशेषतः सामाजिक जीवन हेतु निर्देशन प्राप्त करना है। नंबर 1, अर्थशास्त्र में क्या क्या रहेंगे, ज्ञान का अधिक से अधिक प्रयोग करना, मानव से व्यवसाय की क्षमता विकसित करना, राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान देना और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की क्षमता की तरफ ध्यान देना, विकसित करना, कुशल उपभोक्ता बनने की योग्यता विकसित करना और व्यवहारिक जीवन में बजट का प्रयोग करना और आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाने की भावना। तो इस तरह से क्या है, हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य है। नंबर 1, देश की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत कराना, विद्यार्थियों को राष्ट्र के
प्रति प्रकृति प्रदत्त साधन और शक्तियों से अवगत कराना, राष्ट्र के खनिज, जल, मिट्टी, धरातल, प्राकृतिक संसाधनों का विद्यार्थियों को बताना कि किस तरह से इनका प्रयोग किया जाए, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाए। फिर विद्यार्थियों को उपयुक्त व्यवसाय अपनाने के योग्य बनाना, उनको ये बताना कि शिक्षक जो है विद्यार्थी को विभिन्न उद्योग धंधे, यातायात के साधन, बाजार, आर्थिक साधन, उत्पादन के साधन और राष्ट्र की प्रकृति और जो है विश्लेषण कर विद्यार्थियों को कुशल उत्पादन बनाने के लिए उनकी सहायता करना और संभव साधनों को किस तरह से चुनाव करना है इस विषय में उनको ज्ञान देना। फिर विद्यार्थियों को कुशल उपभोक्ता बनाना, इसके बारे में उनको बताना है कि किस तरह से वो साधनों का उचित प्रयोग करें, किस तरह से इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और सूचना जो है भोजन, कपड़ा, मकान और धन के बुद्धिमत्तापूर्ण क्रय और उपभोग के लिए उनके अंदर विचारों को विकसित करना। और इस विषय का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था से उपभोक्ता किस प्रकार से लाभ प्राप्त कर सकता है और किस तरह से वो रुचि ले सकता है। विद्यार्थियों को उत्तम क्रेता और कुशल क्रेता बनने के लिए उनको प्रेरित करना। उसके बाद है टू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिटीजनशिप, क्या करना है हमें कुशल उपभोक्ता बनाना है, कुशल उत्पादक, कुशल वितरक और उनके उससे संबंधित सभी गुणों को उनके अंदर जो है जागृत करना है, सुनागरिकता का विकास करना है उनके अंदर। यह छात्र को अर्थशास्त्र के भौतिक सिद्धांत एवं ज्ञान प्राप्त करने की समझ और योजना बनाती है। इसके द्वारा जो है अर्थशास्त्र के शिक्षण के द्वारा बालकों के अंदर सहकारिता, चित्रता, सहनशीलता, उदारता और मितव्ययता के गुणों का विकास होता है। उसके बाद है उनको आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। अब हमने क्या करना है विद्यार्थियों को आर्थिक समस्याएं, जो भी हम देश में आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक से संबंधित समस्याएं आती है उसके विषय में बच्चों को अवगत कराया जाता है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो पीकू है उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र से संबंधित ज्ञान प्राप्ति करना और व्यवहारिक जीवन में इन आर्थिक समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना और विद्यार्थियों में क्षमता का विकास करना कि अर्थशास्त्र क्या है, इसका क्या लक्ष्य है, किस तरह से उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक समस्याओं के व्यापक सामाजिक और बुद्धि का विकास करना, उनके अंदर जो ये देश में जितने भी व्याप्त समस्याएं हैं, गरीबी है, जनसंख्या की समस्या है, पिछड़ेपन की समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित समस्या है, सामाजिक आर्थिक समस्या है, इन समस्याओं को से युवा वर्ग को परिचित कराना है और इन समस्याओं के समाधान के लिए उनके अंदर योग्यता पैदा करनी है। उसके बाद बात करते हैं टू डेवलप रीजनिंग, जो है रीजनिंग एंड डिसिसिव क्वालिटीज़, यानी कि उनके अंदर तर्क और निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग के और लॉजिकल थिंकिंग उनके अंदर डेवलप हो। मानसिक शक्तियों का विकास हो, कल्पना शक्ति का विकास हो, कल्पना, चिंतन शक्ति, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों, इन सब गुणों का उनके अंदर विकास हो और परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को बदल पाए और जो है प्रेरित कर सके, आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके और स्वयं निर्णय ले सके कि किस तरह से व्यापार करना है, किस तरह से इन चीज़ों को सीखना है और किस तरह से निर्णय लेने हैं, इससे संबंधित जो है। फिर उसके बाद है अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं। यदि अर्थशास्त्र क्या है, इसमें विद्यार्थियों को राष्ट्रीय और जो है सामाजिक आर्थिक समस्याओं का साहसपूर्ण, जो भी समस्याएं हैं उनका साहसपूर्ण वो सामना कर सके और उनके बारे में उचित निर्णय ले सकें। फिर अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है कि वह विज्ञान है जो धन से संबंधित समस्या और विषय के अध्ययन को आसानी से आंका जा सकता है और बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर किया जा सकता है। फिर है सद्भावना का विकास, आर्थिक समस्याओं और साधनों का अध्ययन कर मानव जाति के प्रति सह-अस्तित्व और सद्भावना का विकास किया जाना चाहिए। राष्ट्र और क्षेत्र में और पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो सके, एक दूसरे पर निर्भर रहे और जो है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, यानी कि सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो, आपस में व्यापार करें जिससे कि देश की आर्थिक समस्याओं का और टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, जो रिसोर्स अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन हो सके, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमें नेचर से प्राप्त है उनका भी अच्छे से उनका आवंटन किया जा सके और उनका प्रयोग किया जा सके। तो इस तरह से क्या होगा, देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा।
तो देश का प्रत्येक क्षेत्र एक क्षेत्र जो है वो दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है और ये निर्भरता राष्ट्र पूर्णता को आगे की ओर अग्रसर करता है। प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से उद्योग धंधे, कृषि और अन्य क्षेत्रों के आपस में मिलजुल कर कार्य करने से समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है। ठीक है जी, ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स कि जब भी हम बच्चों को जो है अर्थशास्त्र शिक्षण पढ़ाएंगे तो उस दौरान हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखेंगे, किस तरह से इनको फुलफिल करेंगे। सामान्य उद्देश्य होंगे और विशिष्ट उद्देश्य होंगे। सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ साथ जो है सामान्य उद्देश्य कॉमन है, सभी के लिए समान है, और विशिष्ट उद्देश्य उस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट उद्देश्य होंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ये थी आज की हमारी कंसेप्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर अब जो ये कंसेप्ट है इसमें ही अगर हम सेकेंडरी लेवल पर करें उसमें क्या होगा, दैनिक जीवन से संबंधित होगा। फिर उसके बाद माध्यमिक स्तर पर रुचि जागृत की जाएगी, उनको विषय पढ़ाए जाएंगे, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेवल पर क्या होगा, मानसिक शक्तियों का विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगी उनकी, और कुशल उपभोक्ता, कुशल उत्पादक बन सकेंगे और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। ठीक है जी, इसमें हम इनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, उनके बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। थैंक यू।